हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट 31 मई है। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पर एक एमसीक्यू की सीरीज़ लेकर आए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर ही करेगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री से। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ के एमसीक्यू या किसी और सब्जेक्ट के एमसीक्यू पहले चाहिए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको पहले प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आपको ये अच्छी लगती है सीरीज़ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो 2 सेकंड के लिए पॉज लेंगे हम और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है या कालीबंगा है? बताइए प्लीज़। तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा का कौन सा है? राखीगढ़ी है। और ये है कहाँ? हरियाणा में है। ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? विशाल स्नानागार कहाँ मिला है जो हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता भी रही है? वो मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के बारे में हम आपको 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा बताएंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है कि मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान या सिंध का बाग कहते हैं। आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम हो तो नखलिस्तान या सिंध का बाग, सिंध का बाग ये भी कहा जाता है। अब इसको नखलिस्तान या सिंध का बाग क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उर्वरक थी, इस वजह से इसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से ही नृत्य करती हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि शॉल ओढ़े हुए एक खंडित पाषाण पुरुष मूर्ति भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से क्या है? कुषाण शासकों ने यहाँ पर स्तूप बनवाए थे। कहाँ बनवाए थे? अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल पर कुषाण शासकों ने स्तूप बनवाए थे, तो किस स्थल पर बनवाए थे? मोहनजोदड़ो से बनवाए थे। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य धंधा क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्यापार था, कृषि था, शिकार था या पशुपालन था? बताइए आप लोग, क्या था इसका मुख्य धंधा? जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का था वो था कृषि। और कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कैसे मिले हैं? क्योंकि कालीबंगा से ही हमें क्या मिले हैं? जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि है ब्रह्मी, खरोष्ठी, अपठित या संस्कृत। इनमें से बताइए, चारों में से कौन सा आंसर होगा? प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। तो इसका आंसर है अपठित। मतलब सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है और इस लिपि को चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, पर जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अन्नागार किस स्थल से मिला है? अन्नागार किस स्थल से मिला है? तो बताइए आप लोग। हड़प्पा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है या धौलावीरा से मिला है? 2 सेकंड रुकिए, सोचिए और फिर इसका आंसर दीजिए। ये मिला है हमें हड़प्पा से। अगर यहीं पर आपके ऑप्शंस में मोहनजोदड़ो नहीं है, अगर यहाँ ऑप्शंस में मोहनजोदड़ो होता तो इसका आंसर क्या होता? मोहनजोदड़ो ही होता। और अगर नहीं है तो हड़प्पा से, क्योंकि हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो दोनों जगह से क्या मिले हैं? अन्नागार मिले हैं। ठीक है, दोनों जगह से मिले हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में
किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? तो बताइए कौन सी नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है? गंगा का, यमुना का, सरस्वती का या सिंधु नदी का? तो इसका आंसर है सरस्वती का। सरस्वती नदी का जो उल्लेख है वो किसमें है? 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में। नदी सूक्त में किसमें है? 10वें मंडल के नदी सूक्त में है। नदी सूक्त में सारी नदियाँ, जो भी ऋग्वैदिक काल की नदियाँ थी, उनका वर्णन किसमें दिया गया है? 10वें मंडल के नदी सूक्त में ही दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सारी नदियों के बारे में बताया गया है। इसमें सिर्फ एक नदी के बारे में बात नहीं करी गई है, और वो कौन सी नदी है? वो नदी है विपाशा। विपाशा नदी कौन सी होती है? विपाशा यानी कि व्यास नदी। तो विपाशा या व्यास नदी के बारे में इसमें नहीं कहा गया है। किसमें नहीं कहा गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई पूछी है, क्या थी? कुल था, ग्राम था, विश था या जन था? तो जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल। क्या था? कुल था। और कुल के शासक या प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलप। क्या कहते थे? कुलप कहते थे। कुल के बाद आ जाता है, कुल को ही हम क्या कहते थे? परिवार भी कहते हैं। मतलब एक कुल के या एक परिवार के लोग हैं, तो कुल वो चीज़ हो गई। कुल के बाद क्या आता है? ग्राम आता था। कुल से बड़ा क्या होता था? गांव होता था। गांव से बड़ा क्या होता था? विश होता था। और विश से बड़ा जन होता था। कुल का आपको पता है कुलप था, शासक या प्रधान। ग्राम का क्या था? ग्रामड़ी। ग्रामड़ी। और विश का क्या था? विशपति। क्या था? विशपति। और जन का क्या था? जन का होता था आपका राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभा और समिति का संबंध किससे है? बताइए आप लोग। 2 सेकंड रुकिए और फिर सोचकर आंसर दीजिए इसका। सभा और समिति का संबंध किससे है? मौर्य प्रशासन से है, वैदिक काल से है, गुप्त काल से है या संगम काल से है? तो सभा और समिति का जो संबंध है वो किससे है? वैदिक काल से है। वैदिक काल से इसलिए है क्योंकि अथर्ववेद में, किसमें? अथर्ववेद में ये कहा गया है, अथर्ववेद में ये कहा गया है कि सभा और समिति ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। किस वेद में कहा गया है? ये अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय को क्या कहा गया है वैदिक काल में? तो गाय को वैदिक काल में, किसमें? वैदिक काल में पूछा है, गाय को क्या कहा गया है? तो गाय को कहा गया है वैदिक काल में अघन्या। क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उपनिषद किससे संबंधित है? उपनिषद किससे संबंधित है? कर्मकांड से संबंधित है या दर्शन से संबंधित है, युद्ध से संबंधित है या कृषि से संबंधित है? इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो उपनिषद जो है वो संबंधित है किससे? दर्शन से। ठीक है। उपनिषद के बारे में आप लोग 1-2 चीज़ें और मैं बता देती हूँ आपको। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप बैठना। जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। किसके? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत क्या है? वेदांत भी उपनिषद है। और उपनिषदों में ही क्या है? पहली बार आध्यात्मिक, दार्शनिक और पारलौकिक प्रश्नों का विस्तृत विवेचन किया गया है। तो अगर हम ये बात करें कि दर्शन का विस्तृत विवेचन किस में किया गया है पहली बार, तो वो है उपनिषद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीर्थंकर पहले कौन थे? सोचिए और ज़रा कमेंट करके बताइए आप लोग। महावीर थे या पार्श्वनाथ थे या ऋषभदेव थे या नेमिनाथ थे? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अरे दर्शन है, एक तो याद करोगे कि किसने स्थापित किया था। तो इसकी स्थापना करी थी ऋषभदेव ने। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव ही माने जाते हैं। ऋषभदेव के बारे में हम देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। क्या है? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ है। ये कहा जाता है कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी भी क्या है? जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे। ये दो लोगों का जो नाम है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में किस किस जैन तीर्थंकर का नाम मिलता है? एक तो ऋषभदेव का मिलता है, दूसरा अरिष्टनेमी का मिलता है। भागवत पुराण में जो ऋषभदेव हैं इनको क्या कहा गया है? विष्णु का अवतार कहा गया है। तो किस पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार कहा गया है? भागवत पुराण में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो ये आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ देख लीजिए। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? मोक्ष से है या निर्वाण से है या ज्ञान से है या धर्म से है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका जो संबंध है वो है निर्वाण से। ठीक है। और अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग। क्या कहते हैं हम? मध्यम मार्ग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताइए फटाफट से। वैशाली में हुआ था या लुम्बिनी में हुआ था या सारनाथ में हुआ था या कुशीनगर में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और इनके बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 563 बीसी में। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था पिता का? शुद्धोधन था। माता का नाम जो था वो क्या था? महामाया। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया जो थी वो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? महामाया की। तो गौतम बुद्ध का जो लालन पालन था वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह जो है बुद्ध का वो किस वर्ष हुआ था? जब ये 16 साल के थे। और किससे हुआ था? यशोधरा से। इनके पुत्र का नाम तो बहुत फेमस है, राहुल इनके पुत्र का नाम था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया था। कब गृह त्यागा था? जब इनकी आयु 29 वर्ष थी। और गृह त्याग वाली घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्रमण। ठीक है, ये बुद्ध की गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपिटक ये किस धर्म से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से, जैन से, बौद्ध से, वैदिक से या शैव से? तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक लिखे किस भाषा में गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक जो है तीन से ही पता चलता है। 3 है। कौन कौन से हैं? एक तो सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक की जो रचना है वो किसने करी थी? आनंद ने। किसने करी थी? आनंद ने। अब सुत्त पिटक में है क्या? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन है। क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन है। सुत्त पिटक को ही क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है।
क्या कहते हैं हम? इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है आपका विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक की जो रचना है वो किसने करी है? उपाली ने। किसने करी है? उपाली ने। और विनय पिटक में है क्या? जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी थे उनके संग और जीवन से संबंधित जो आचार विचार थे उनके नियम दिए गए हैं इसमें। मतलब बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के जो जीवन जीने के नियम थे वो विनय पिटक में दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना जो है वो करी थी किसने? मोगाली पुत्र किसने? तिस्म ने। मोगाली पुत्र तिस्म ने। किसने करी थी? मोगाली पुत्र तिस्म ने। अब इसमें क्या है? अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अब किसका पूछा है? महावीर का जन्म। जो महावीर का जन्म था वो हुआ था वैशाली में। और वैशाली में भी कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम में। कब हुआ था? 599 BC में। कब हुआ? 599 BC में। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। किसके पिता का नाम सिद्धार्थ था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये वज्जी महाजनपद के थे। कहाँ के थे? वज्जी महाजनपद के। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। और ये कौन थी? ये लिच्छवी राजकुमारी थी। त्रिशला जो थी वो क्या थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। क्या था? यशोदा था। पुत्री का नाम अड़ोजा और अड़ोजा या फिर इसको क्या कहते हैं? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। ठीक है। और इनके दामाद का नाम क्या था? महावीर के दामाद का नाम जामाली। क्या था? जामाली। ये हो गया बौद्ध के बारे में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो फटाफट से बताइए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? बिंदुसार ने करी थी, अशोक ने की थी, या चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, या फिर चाणक्य ने करी थी? 2 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज़ फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में, कब? 321 BC में किसको पराजित किया था? नंदों को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और इन्होंने क्या किया था? नंदों को पराजित करके पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था। जो महास्थान और सोहगोरा ये 2 लेख हैं, ये किसके हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। अब बात करते हैं हम अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो फटाफट से बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कालिदास है, चाणक्य है, पाणिनि है, या बाणभट्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है चाणक्य। अर्थशास्त्र जो है, ऐसा माना जाता है कि अर्थशास्त्र भारत का फर्स्ट राजनीतिक ग्रंथ है। क्या है? फर्स्ट राजनीतिक ग्रंथ है। कौन सा? अर्थशास्त्र है। ये जो है 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। कितने खंड है इसके? 15। किसके? अर्थशास्त्र के। जो सेकंड और थर्ड, ये जो 2 खंड हैं
वो इसके सबसे प्राचीन माने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के बारे में हमने क्या जाना, एक तो इसकी रचना किसने की थी, चाणक्य ने की थी। ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। और इसका सेकंड और थर्ड, ये दो जो है खंड, वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अशोक का धम्म क्या था। अशोक का धम्म क्या था? धर्म प्रचार था, नैतिक आचरण था, युद्ध नीति थी या प्रशासन था? फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या था अशोक का धम्म। ये था नैतिक आचरण। क्या था अशोक का धम्म? नैतिक आचरण था। अशोक ने धम्म की घोषणा कौन से शिलालेख में की है? चौथे शिलालेख में की है। तो धम्म की घोषणा किस में है? चौथे शिलालेख में है। एक चीज़ और अशोक के बारे में बता दें, जो कलिंग विजय है, कलिंग विजय है, वो किस शिलालेख में है? कलिंग विजय किस शिलालेख में है? ये है 13वें शिलालेख में। किस में है? 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? बताइए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्रह्मी में, खरोष्ठी में, दोनों में या संस्कृत में? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। ये दो हैं इसके आंसर, मतलब सी इसका करेक्ट होगा। ब्रह्मी में भी है, खरोष्ठी में भी है। तो जो अशोक के अभिलेख हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ 2 लैंग्वेज पूछी है, सॉरी 2 लिपियाँ पूछी हैं, आगे और भी पूछ सकते हैं। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। अशोक के अभिलेख की मूल भाषा जो है, भाषा क्या है? पहली चीज़ तो भाषा और लिपि अलग होते हैं। भाषा क्या है? प्राकृत है, ठीक है। और इसके जो अभिलेख हैं अशोक के, वो 4 लिपियों में है, 4 लिपियों में है। कौन कौन से? ब्रह्मी हो गई, खरोष्ठी हो गई, और कौन सी होगी? ग्रीक। ग्रीक को ही क्या कहते हैं? यूनानी, ठीक है। और एक और आएगी आपकी, वो क्या होगा? अरामेइक, अरामेइक, अरामेइक लिपि। तो अशोक के शिलालेखों की 4 लिपियां हैं। कौन कौन सी हुई? ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामेइक। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में या समुद्रगुप्त के दरबार में? तो जो मेगास्थनीज है वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और आप लोगों को ये बता दूं कि मेगास्थनीज की बुक है फेमस, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, इंडिका। क्या नाम है बुक का? इंडिका। तो इसे याद रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना। और अगर आपको ये पसंद आई हो सीरीज़, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सो थैंक यू।